Then it is regarding revised prudential guidelines on restructuring of advances. तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी रिकमेंडेशंस दी गई थी वर्किंग ग्रुप डेट वाज हेडेड बाय बी महापात्रा, जो प्रूडेंशियल गाइडलाइंस थी रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर और ऑफ एडवांसेस बाय द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको यहां पर रिवाइज कर दिया गया। एंड जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस थी दोज वर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल एंड 2015। सो गाइडलाइन क्या कहती थी कि पहले एसेट क्लासिफिकेशन का जो बेनिफिट रहता था ना वो अवेलेबल रहता था। लाइकवाइज अगर कोई स्टैंडर्ड एसेट है एंड रीस्ट्रक्चरिंग के बाद भी उसे स्टैंडर्ड एसेट क्रिएट किया जा रहा है, पहला केस ये हो गया। दूसरा था कि जहां पर जो लोन था रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले वो सब स्टैंडर्ड था एंड फर्दर जब उसे यहां पर रीस्ट्रक्चर किया गया तो वो यहां पर एनपीए कैटेगरी में ही रहा। तो अब दोनों ही केसेस में अभी इस चीज को मैंडेटरी कर दिया गया कि जो स्टैंडर्ड एसेट है रीस्ट्रक्चरिंग करने के तुरंत बाद वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद वो क्या हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी कि एसेट क्लासिफिकेशन का जो बेनिफिट था वो यहां पर नहीं मिलेगा। साथ के साथ ही जो एनपीए था रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले वो एनपीए कैटेगरी में ही क्या रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। एंड फर्दर जो भी इसकी जो कैटेगरी रहेगी दैट वुड बी रिगार्डिंग द जो यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग करने से पहले थी उसके टेन्योर के हिसाब से यहां पर एनपीए की जो कैटेगरी रहेगी वो डिसाइड की जाएगी। इनमें जो एक्सेप्शन रखी गई, इस केस में जो एक्सेप्शन रखी गई दैट वाज ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, दैट वाज ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। चाहे कोई नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, लेकिन जहां पर डीसीसीओ के कारण दैट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस के कारण जो प्रोजेक्ट है उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में फॉल करे चाहे वो नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में फॉल करे, उन सभी को छोड़कर बाकी सभी के लिए ये जो चीज रहेगी ये एप्लीकेबल रहेगी। तो कहने का मतलब है कि जहां पर डीसीसीओ में चेंज के कारण जो प्रोजेक्ट है उसे रीस्ट्रक्चर किया गया है, सिर्फ वहां पर एसेट क्लासिफिकेशन का जो बेनिफिट है वो वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड ये जो बेनिफिट रहेगा डीसीसीओ के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के केस में या फिर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के केस में दैट वुड बी अवेलेबल टिल फर्दर रिव्यू, यानी कि जब तक आगे का रिव्यू नहीं किया जाता इस लोन का तब तक ये जो एसेट क्लासिफिकेशन का बेनिफिट है वो यहां पर इन तरह के लोन अकाउंट्स को मिलेगा। एंड फर्दर जहां पर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, जहां पर डीसीसीओ में चेंज करने के कारण यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, वहां पर 6 महीने के बजाय अब 1 साल का समय दिया गया, यानी कि डीसीसीओ चेंज की गई। पहले जो डीसीसीओ थी दैट वाज ओल्ड डीसीसीओ, अब के बाद नई डीसीसीओ यहां पर डिसाइड की गई। तो नई डीसीसीओ के बाद यहां पर 1 साल के बीच में नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के केस में यहां पर प्रोजेक्ट को आपको कमर्शियल ऑपरेशंस को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बीच में ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देते हैं फिर तो आप स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेंगे, लेकिन अगर फर्दर यहां पर डिले होता है, यानी कि नई डीसीसीओ लेने के बाद भी 1 साल से ज्यादा समय का डिले रहता है कि प्रोजेक्ट अपनी कमर्शियल ऑपरेशंस को स्टार्ट नहीं कर पाया, तो वहां पर बैंक जो है नया डीसीसीओ यहां पर फिर से इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि नया डीसीसीओ दिया गया था उसके बाद भी 1 साल में नहीं किया गया, तो यहां पर नया डीसीसीओ फिर से यहां पर अलाउ किया जा सकता है। एंड इसका जो क्लासिफिकेशन था लोन का वो फर्दर स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन रखा जा सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन की ऐसी जो समय सीमा है वो ओरिजिनल डीसीसीओ से, यानी कि जो ओरिजिनल डीसीसीओ है उससे 2 साल से ज्यादा ना हो, यानी कि ओरिजिनल डीसीसीओ से मैक्सिमम 2 साल तक के लिए जो एसेट क्लासिफिकेशन है वो स्टैंडर्ड में रह सकती है इन केस ऑफ नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट। एंड जहां पर नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के केस में डीसीसीओ को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के केस में डीसीसीओ को 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, उन केसेस को यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा। दोज विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी रीस्ट्रक्चर्ड, यानी कि नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में अगर डीसीसीओ को पुरानी डीसीसीओ से 1 साल के लिए डीसीसीओ को और एक्सटेंड किया जाता है
उस केस को, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के केस में डीसीसीओ को 2 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड किया जाता है फ्रॉम द ओल्ड डीसीओ या फिर ओरिजिनल डीसीओ, तो उसको यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा। फर्दर अगर इसमें समय सीमा जो है, रीपेमेंट पीरियड जो है, तो एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आप बेटर वे में इसको समझ पाएंगे। लाइकवाइज आपके पास एक नॉन इंफ्रा लोन है, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड लोन है। अब नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए अगर डीसीसीओ को एक्सटेंड किया जाता है 1 साल तक के लिए, यानी कि जो ओरिजिनल डीसीसीओ थी उसी की बात करें अभी हम, ओरिजिनल डीसीसीओ को अगर एक्सटेंड किया जाता है 1 साल तक के लिए, तो इसे आप पहली चीज है रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मानेंगे। दूसरी चीज है कि यहां पर अगर रीपेमेंट शेड्यूल को 1 साल तक के लिए ही अगर चेंज किया गया है, ठीक है, तो उसे भी हम रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मानेंगे। एंड फर्दर अगर इंफ्रा लोन है तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है, दैट इज कि ओरिजिनल डीसीसीओ को चेंज किया गया है अप टू 2 इयर्स, ठीक है, यानी कि 2 साल तक के गैप तक के लिए अगर ओरिजिनल डीसीसीओ को चेंज किया गया है तो उसे यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग हम डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, अनदर यहां पर जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस थी दैट वाज रिगार्डिंग द कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, यानी कि सीआरई के बारे में, कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ अगर यहां पर डीसीसीओ को ऑल्टर किया गया है तो उसे रीस्ट्रक्चरिंग नहीं मानेंगे, यानी कि जो आपके पास ओरिजिनल डीसीसीओ थी उसे चेंज किया गया एंड 1 साल तक के लिए इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया, फर्दर 1 साल तक के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया, एंड अदर देन द रीपेमेंट शेड्यूल चेंजेस, यहां पर कोई भी चेंज नहीं किया गया, यानी कि रीपेमेंट शेड्यूल को 1 साल तक के लिए चेंज किया गया, 1 साल तक के लिए ऑल्टर किया गया, लेकिन इसमें इसके अलावा कोई और ऑल्टरेशन नहीं की गई है अगर, तो इसे भी हम क्या नहीं मानेंगे, रीशेड्यूलिंग नहीं मानेंगे। फर्दर ऐसे जो कोई भी सीआरई प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड एसेट ही डील किया जाएगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डीसीसीओ को ऑल्टर किया गया है, एंड यहां पर कोई भी हायर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन पहले ये एसेट क्लासिफिकेशन का जो बेनिफिट था वो सीआरई प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं था अगर उन्हें रीस्ट्रक्चर किया गया है। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। तो यहां पर अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहां पर भी ये डीसीसीओ से रिलेटेड जो एसेट क्लासिफिकेशन का बेनिफिट है ना वो भी मिल सकता है। एंड फर्दर वहां पर भी अगर डीसीसीओ को चेंज किया जाता है, डीसीसीओ को अगर ऑल्टर किया गया है तो उसे भी यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा। अगर इसकी ऑल्टरेशन की गई है तो इसे भी यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। लाइकवाइज ये जो ये PPP प्रोजेक्ट है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो प्रोजेक्ट है, दैट इज अवॉर्डेड बाय पब्लिक अथॉरिटी। फर्दर सेकंड कंडीशन क्या है कि जो डिसबर्समेंट है वो भी शुरू होनी है, यानी कि लोन को अभी डिसबर्स नहीं किया गया, डिसबर्समेंट इज येट टू बिगिन, दैट इज द सेकंड कंडीशन। एंड फर्दर जो रिवाइज डेट है डीसीसीओ की, जो रिवाइज्ड डेट है डीसीसीओ की, उसके लिए एक सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट लिया गया है। देयर इज अ सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि अगर डीसीसीओ को रिवाइज किया जाता है तो उसके लिए अलग से एक एग्रीमेंट लिया गया है जो कि बोरोर के बीच में एंड लैंडर के बीच में एग्जिस्ट करता है। एंड फर्दर जो वायबिलिटी है प्रोजेक्ट की, दैट इज टू बी रीअसेस्ड, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू बी रीअसेस्ड। तो अगर ये 4 कंडीशंस यहां पर फुलफिल होती हैं तो उसके केस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ डीसीसीओ को एक्सटेंड करना, डीसीसीओ को चेंज करना, रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहां पर प्रूडेंशियल गाइडलाइंस थी, रिवाइज प्रूडेंशियल गाइडलाइंस थी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांसेस। एक चीज यहां पर फिर भी समझ लीजिए कि जो पहले की गाइडलाइंस यहां पर चल रही थी रिगार्डिंग कि जहां पर स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट के बड़ा होने के कारण, यानी कि प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन हुई है, उन चीजों के कारण अगर कोई यहां पर चेंजेस रहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस रहते हैं, किसके कारण? प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ने के कारण या फिर प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन के कारण, चाहे इसकी वजह से यहां पर प्रोजेक्ट का आउटले जो है वो इंक्रीज हुआ है, चाहे स्कोप इंक्रीज हुआ है, चाहे प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज हुआ है, उन्हें भी यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो प्रीवियस गाइडलाइंस थी
इस चीज के कारण वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगी।